डियर स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, ये किस तरह प्रोड्यूस की जाती है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। आज इस टॉपिक को हम इन डिटेल से इस पे बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, तो जनाब अल्ट्रासाउंड, Introduction to ultrasound. The sound wave of frequency greater than 20 kilohertz are called ultrasound wave. तो सिंपल सी डेफिनेशन जो ये है कि अगर साउंड वेव 20 किलो हार्ट से ज़्यादा हो, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हार्ट से ज़्यादा हो, तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। These waves are unaudible to human ear. इंसानी कान इन आवाजों को नहीं सुन सकता। Unaudible मीन कि ये इंसान जो है इसको नहीं सुन सकता। The term sonic is applied to ultrasound wave ऑफ वेरी हाई एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा रखा जाता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वेव ड्यू टू द शॉर्टर वेवलेंथ हैव ए ग्रेटर जनरेटिंग पावर। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया, अल्ट्रासाउंड वेव ड्यू टू देयर शॉर्टर, क्योंकि वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए हैव ए ग्रेटर जनरेटिंग पावर। तो हमें ग्रेनेड जो है जनरेटिंग पावर होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन को हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो और ये आम इंसानी कान इसको नहीं सुन सकता, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, हाई वेवलेंथ, और इसकी वेवलेंथ कम होती है, इसलिए ये ग्रेटर जनरेटिंग पावर, और बहुत ज़्यादा इसके लिए जनरेटिंग पावर जो है ज़रूरत होती है। तो ये था जो हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है इसको हम देखते हैं। तो जनाब पहले है प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। तो पहली बात तो ये है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से। ये टर्म 20 किलो हर्ट्ज, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। वेवलेंथ, और दूसरी बात यह है वेवलेंथ आर स्मॉल, और इनकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉल होनी चाहिए। दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस विद नो एप्रिशिएबल लॉस ऑफ एनर्जी। और जो तीसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है कि दे कैन बी ट्रांसमिट ओवर लार्ज डिस्टेंस, कि बहुत लंबे फासले तक जो है दे कैन बी ट्रांसमिटेड, पहुँचाई जा सकती है विद नो एप्रिशिएबल लॉस ऑफ एनर्जी, और उस दौरान कोई एनर्जी भी ज़ाय नहीं होती, विद नो एप्रिशिएबल लॉस ऑफ एनर्जी। स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। और जो इसकी चौथी और बड़ी अहम प्रॉपर्टी है वो ये है, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन, इसकी स्पीड ऑफ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो इसकी स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन भी जो वो भी बढ़ेगी। तो प्रॉपर्टी जो मुख्तसर आज की इसकी 4 प्रॉपर्टी को हमने जिक्र किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये बगैर एनर्जी ज़ाय किए लंबे फासले तक जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल ट्रांसमिट की जा सकती है, दूसरी बात। और तीसरी इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉल होती है, और आखिरी पॉइंट है स्पीड जो इसकी, अगर इसकी स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन बढ़ाएं
तो इस वे अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो इसकी स्पीड ऑफ प्रोपगेशन भी बढ़ती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव के प्रोडक्शन इसकी कैसे की जाती है। तो इसकी प्रोडक्शन के लिए हम देखते हैं अल्ट्रासोनिक वेव आर प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड। तो जनाब इसके हैं दो मेथड्स। कितने मेथड्स हैं? दो। पहला क्या? मैग्नेटोस्ट्रैक्शन जनरेटर। तो एक तो जनरेटर जो है ना, वो जो पहला जनरेटर है वो हमारे पास है ये मैग्नेटोस्ट्रैक्शन जनरेटर, और दूसरा है पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो दो किस्म के जनरेटर हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? मैग्नेटोस्ट्रैक्शन जनरेटर और पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये दो किस्म के जनरेटर जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड वेव जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम इन दोनों जनरेटर्स के बारे में तफसील से जानते हैं कि ये है क्या या किस तरह काम करते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड वेव मेथड जो है वो ये आपके सामने वो जनरेटर दिया हुआ है। आप इसका गौर मुताला कीजिए कि ये हमारे पास जो फिगर्स है, ये जो फिगर है ये हमारे पास है मैग्नेटोस्ट्रैक्शन मेथड्स की। तो ये कैसे काम करता है? व्हेन ए ferromagnetic material in the form of a rod is subjected to the alternating field parallel to its length। तो पहले क्या? when a ferromagnetic material in the form of a rod is subjected to alternating magnetic field। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम एक फेरोमैग्नेटिक जी रॉड जो है ना वो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? The rod undergo alternate contraction and expansion at the frequency equal to the frequency of applied magnetic force। तो जो दूसरी अहम बात है वो यहाँ पे है the rod undergo a alternate आप ये कह सकते हैं the rod undergo alternate contraction and expansion at a frequency equal to the frequency of the, और ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? अप्लाइड मैग्नेट फील्ड। और ये फ्रीक्वेंसी बराबर होती है अप्लाइड मैग्नेट फील्ड के। दिस फोनामिना, ये जो फोनामिना है इस दिस फोनामिना इज नोन एज मैग्नेटोस्ट्रैक्शन इफेक्ट। इस फोनामिना को हम मैग्नेटोस्ट्रैक्शन इफेक्ट कहते हैं। Due to resonance, the rod is thrown into longitudinal vibration। रॉड को जो है ना उसको हम longitudinal vibration पे रखते हैं। Thereby producing ultrasonic wave in the surrounding medium। ताकि ये प्रोड्यूस कर सके अल्ट्रासाउंड वेव इन द सराउंडिंग मीडियम में ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो प्रोड्यूस कर सके। Such ferromagnetic material, ये जो ferromagnetic material which are used for the production of ultrasound are called मैग्नेटोस्ट्रैक्शन material, और इस मटेरियल का नाम जो है वो ये है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कि ये हमारे पास एक फील्ड जो हमारे पास पिक्चर दी गई है मैग्नेटोस्ट्रैक्शन मेथड्स में। तो यहाँ पे एक रॉड दे दी गई है, और इसको हमने क्या किया कि इसको ख़ास किस्म के इसके अंदर रखा, और रखने के बाद हमने देखा कि व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रॉड इज सब्जेक्ट। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, व्हेन ferromagnetic material in the form of rod is subjected to alternate magnetic field। ये alternate magnetic field के अंदर रखा गया parallel to its length, जो इसकी लेंथ के पैरेलल। the rod undergo alternate contraction। अब रॉड के अंदर क्या हो रही है? the rod undergoes alternate contraction and expansion at a frequency, उतनी फ्रीक्वेंसी के जितनी फ्रीक्वेंसी हमारी थी
अप्लाइड मैग्नेट फील्ड की उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर। इस फिनोमेना का नाम एक दे दिया है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रेशन इफेक्ट। ड्यू टू रेजोनेंस रॉड इज थ्रोन इनटू लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में रखा, देयर बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड वेव इन द सराउंडिंग मीडियम, ताकि ये सराउंडिंग मीडियम में अल्ट्रासोनिक वेव जो है प्रोड्यूस कर सके। Such ferromagnetic material which are used for the producing of ultrasonic wave are called मैग्नेटोस्ट्रेशन मटेरियल, और इसको इस मटेरियल को ये नाम दे दिया गया। तो आपने देखा कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन सा मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया जाता है और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो आपने और ये वेव जो है वो किस तरह प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जनाब इसके अब जब हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो द डिज़ाइन ऑफ दिस ऑसिलेटर इज़ वेरी सिंपल एंड इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ लो। तो जो पहला एडवांटेज है कि डिज़ाइन इज़ वेरी, कि इसका जो डिज़ाइन है वेरी सिंपल है। आपने देखा पिछले स्लाइड में इट्स प्रोडक्शन कास्ट, और इसकी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो बहुत कम है कि बहुत कम पैसों में ये एक तो सिंपल है और दूसरा बहुत कम खर्चे पे इसको बनाया जा सकता है। दूसरी बात, एट द लो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी द लार्ज पावर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विदाउट द रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ ऑसिलेशन सर्किट के at low ultrasonic frequency, large power output can be produced। हम बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं विद और बगैर किसी नुकसान के कि ये हमारा जो ऑसिलेट सर्किट है वो ख़राब हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। ये थे जो हमने इसके दो एडवांटेजेस, इसके दो फ़ायदों बेनिफिट की बात करी। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आपको पता है कि जब किसी चीज़ को फर्दर कोई चीज़ बनाती है तो हम डेवलप की जाती है तो हम उसके डिसएडवांटेज को मद्देनज़र रखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जिसकी जो एक तो बात है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ ऑसिलेशन जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इट हैज़ a low upper frequency limit and cannot generate ultrasonic wave frequency above, और 300,000 से ऊपर जो है वो ये जो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोड्यूस करती। तो दो इसके एडवांटेज हैं। एक तो ये है कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और दूसरी बात है कि इट्स लो अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट कैनॉट जनरेट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। ये 3,000 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि इस ऑसिलेटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जब हमने डिसएडवांटेज की बात करें तो हम करेंगे एक और जो दूसरा हमारे पास है, हमारे पास जो ऑसिलेटर है वो है पीजोइलेक्ट्रिक मेथड। ये पीजोइलेक्ट्रिक मेथड है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो इस साइड पे अमल कर रही है, ये फोर्स है, यहाँ पे फोर्स अमल कर रही है, और उसके बाद जी यहाँ पे इसके दरमियान ये वोल्टेज दे दी गई है, और फिर चार्ज जो है रखा गया, और साथ एक बल्ब लगा के ये चेक किया जा रहा है। हम इसको देखते हैं। When a pressure is applied to one pair of opposite faces of crystal-like quartz, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एक पेयर पे अपोजिट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल-लाइक ये क्वार्ट्ज के, तो क्या होता है, टर्मिनल सॉल्ट कट विद देयर फेसेस परपेंडिकुलर टू इट्स ऑप्टिक एक्सिस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर अक्रॉस इट्स फेसेस। इसके जो फेसेस है उसके गिर्द एक अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। दिस फोनामिना इज नोन एज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोनामिना को हम क्या कहते हैं? इस फोनामिना को हम कहते हैं
पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। When pressure is applied to one pair of opposite faces of crystal, ये जो क्रिस्टल है, और क्रिस्टल किस तरह की होती है, क्वार्ट्ज की तरह की क्रिस्टल हैं। क्रिस्टल टूरमोलिन रॉक सॉल्ट कट विद देयर फेसेस परपेंडिकुलर, और उनके फेस परपेंडिकुलर टू इट्स ऑप्टिकल एक्सिस, और इसकी ऑप्टिकल एक्सिस कट किया जाता है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अपीयर, तो क्या होता है, इक्वल और ऑपोजिट चार्ज अपीयर ऑन, और दोनों फोर्सेस पे बराबर और मुखालफ चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह ये जो है वो इसकी जो स्ट्रक्चर है और इसका चार्ज प्रोड्यूस करने का जो तरीकाकार है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और ये था दूसरी किस्म का जिससे ऑसिलेटर, और इसका नाम है दिस पेजो इलेक्ट्रिक। क्यों इसको कहेंगे कि ये क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट किया पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बुनियाद पे। अब आप देखें, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, इस टर्म को पेजो इलेक्ट्रिसिटी। तो जनाब यहाँ पे ये देखो, ये पीजो, हमने यहाँ पे ये टर्म ले ली, पीजो ले लिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ले ली, और इन दोनों टर्म को कंबाइन करके हमने ये इलेक्ट्रिसिटी और ये पीजो दोनों को कंबाइन करके एक टर्म डेवलप कर ली साइंटिस्ट ने, जिसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। द मटीरियल विच कैन यूज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल, और इस मटीरियल को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल, या इसको क्रिस्टल भी कहते हैं। तो क्रिस्टल तो एक जनरल सा नाम है, इसलिए आपने जो याद रखना है उसको कि इसके मटेरियल को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो मुख्तसर मेरे कहने का मतलब यह है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी पीजो इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और इस मटेरियल को हम कहेंगे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये जो नाम दो हमने दे दिए हैं, तो इस तरह आपने देखा कि दो तरह के जो हमारे पास जनरेटर हैं, जो यहाँ पे अल्ट्रा सोनिक वेव जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए, हम इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो जनाब, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो कुछ इस तरह है। एडवांटेज, आउटपुट ऑफ दिस ऑसिलेटर इज वेरी है। तो पहला जो एडवांटेज है वो है कि इसका आउटपुट जो है इज वेरी ऑफ दिस ऑसिलेटर इज वेरी है, जो आउटपुट है इस ऑसिलेटर का वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा बेनिफिट, इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कि ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता। जो पहला था वो टेम्परेचर से, जो इससे प्रीवियस वाला था वो जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता था, ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता। जो डिसएडवांटेज है इसके, द कास्ट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज इज वेरी हाई, और जो इससे डिसएडवांटेज है कि इसके क्वार्ट्ज की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, कटिंग एंड शेपिंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर वेरी कम्प्लेक्स, और दूसरा इस क्वार्ट्ज की जो क्रिस्टल काटना है वो बहुत मुश्किल है। तो ये दो इसके एडवांटेजेस हैं। एक तो कास्ट हाई है, और ज़ाहिर है कास्ट हाई होने की वजह ये इसका मटेरियल डिपेंड करता है, और इसका मटेरियल जो है वो कैसे, उसको कटिंग कैसे की जाती है, उस कटिंग और प्रॉपर शेपिंग कैसे दी जाती है, ये दो फैक्टर इसके ऊपर अफेक्ट अहम हैं। तो आपने देखा कि पीजो इलेक्ट्रिक जो जनरेट ऑसिलेटर है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको हम जरा गौर से देखते हैं। तो जनाब, इसकी एप्लीकेशन ये है, सोनार, इसको हम देखते हैं। सोनार इज डिवाइस विच स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार इज स्टैंड
sonar is a device which stand for sound navigation and ranging। तो जनाब आप इसके वर्ड्स को आप देखें तो जो हमने यहाँ पे एस जो है वो हमने ले लिया किससे, इस साउंड से। उसके बाद जो साउंड एस ओ जो दो है वो हमने दोनों वर्ड्स यहाँ से साउंड से ले लिए। ये दोनों वर्ड्स पहले इस वर्ड्स के साउंड के सो एस ओ ये जो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। उसके बाद जो एन है वो हमने नेविगेशन का पहला वर्ड्स ले लिया, नेविगेशन। एंड का पहला ए आपको पता, एंड का पहला ए है तो हमने ए ले लिया। और रेंजिंग का जो फर्स्ट वर्ड है वो है आर, तो हमने यहाँ पे रेंजिंग का वर्ड्स आर जो है वो ले लिया। तो हमने यहाँ पे इसका नाम डिवाइड कर लिया, एक एक्रोनेम बना लिया। बेसिकली इसका नाम है जो हम यूज करें वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कि ये सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और जब इसको एब्रीविएशन में लिखेंगे तो एस हो हम साउंड के लिए लेंगे, एन जो है नेविगेशन के लिए, ए एंड के लिए और आर रेंजिंग के लिए। इट यूजेस अल्ट्रासोनिक फॉर द डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो ये यूज किया जाता है, इट यूज अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड सोनिक यूज करता है फॉर डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब है कि मालूम करना कि कोई चीज है, डिटेक्ट करना, एंड आइडेंटिफिकेशन, और फिर वो फाइंड करना कि वो किस किस्म की चीज है अंडर वाटर, के पानी के अंदर पहले तो कोई चीज मौजूद है, डिटेक्शन। और दूसरी बात हमने ये करनी कि आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी है, क्या कोई जहाज है, कोई मछली है यानी फिश है, या कोई और चीज है, या कोई सबमरीन है, क्या चीज है, इनको आइडेंटिफाई करना। द मेथड कंसिस्ट ऑफ सेंडिंग ए पावरफुल बीम। क्या किया जाता है, पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासोनिक इन द सस्पेक्टेड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे ये डाउट होता है। द मेथड कंसिस्ट ऑफ सेंडिंग ए पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासोनिक, कि अल्ट्रासोनिक की एक पावरफुल बीम भेजी जाती है इन जिस जहाँ पे शक हो कि ये चीज़ मौजूद है, तो ये बीम इन द सस्पेक्टेड डायरेक्शन ऑफ वाटर, वाटर के अंदर एक वो बीम जो है अल्ट्रासोनिक की वो भेजी जाती है। और उस बीम से पता चलता है कि आया कि वहाँ के कोई चीज़ मौजूद है, और वो चीज़ है क्या। ये दोनों बातों को हम मद्देनज़र रखते हैं जब हम इसको अल्ट्रासोनिक वेव की बुनियाद पे जो हम बनाते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसे आम ज़बान में हम कहते हैं इसको सोनार, SONAR सोनार। तो आपने देखा कि सोनार जो है, अब आगे क्या होता है, बाय नोटिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द एमिशन एंड रिसीट ऑफ बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब टाइम नोट कर लिया जाता है इंटरवल बिटवीन द एमिशन, कि जिस वक्त वो अल्ट्रासाउंड वेव जहाँ छोड़ी गई, एंड रिसीट ऑफ बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन, और बीम जो है किस वक्त जो है वो वापस मुड़ी। द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली कैलकुलेट। तो इससे हमने क्या कर लेते हैं कि उस चीज़ का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते जाते हैं। कि मिसाल के तौर पे अब डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको पता है S इज इक्वल टू कैन बी द S इज इक्वल टू है हमारे पास किसके, VT। अब अगर ये जो बीम जा रही है उसकी वेलोसिटी हमें मालूम है कि कितनी वेलोसिटी से उसने ट्रैवल किया, उसके बाद जो टाइम हमने नोट कर लिया, उस टाइम को हमने नोट कर लिया, तो टाइम और वेलोसिटी दोनों को हमने नोट करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आया कि वो चीज़ जो है वो कितने फासले पे पड़ी हुई है। सोनार इज यूज इन द लोकेशन ऑफ शिपरेक तोड़ने के लिए, एंड सबमरीन ऑन द बॉटम ऑफ द सी। और जो मुख्तलिफ किस्म की सबमरीन होती है
उनको मालूम, उनकी लोकेशन मालूम करनी कि वो कहाँ पे मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर हम समुंदर में ये देखें कि दुश्मन की सबमरीन जो है वो किस जगह मौजूद है, तो हम यह करते हैं सोनार की मदद से हम उसको मालूम कर सकते हैं कि वो कितने फासले पे है यहाँ पे। तो ये अब देखिए इको रेंज एंड सोनार पैरामीटर, यहाँ पे आप देखिए उस फिगर में इस रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, तो यहाँ पे जनाब ये हमें जो ये हिस्सा जो दिखाया गया है रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक्स कि जो हमें यहाँ पे ये नॉइस लेवल है, आपने देखा कि आया कि ये जो हमारे पास नॉइस लेवल हमने शो कर दिया, सोर्स लेवल वो ऐसी, टारगेट स्ट्रेंथ ये हमारे पास टारगेट स्ट्रेंथ था, ये हमारे पास है। और यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन रिसीविंग, जिससे हम S इक्वल टू VT का फार्मूला लगा के हम अप्लाई कर लेंगे, तो हम देखेंगे कि कितने मीटर ये टारगेट जो है जो चीज़ थी वो कितने ये सबमरीन जो थी वो कितने फासले पे कहाँ पे है। तो यहाँ से ये इस फिगर से हम इको रेंजिंग इको की मदद से हम ये जो मालूम कर सकते हैं। तो इस फिगर में आपने इस चीज़ का अंदाज़ा देखा कि आया कि इसकी जो फंक्शन है ये काम कैसे करता है। उसके बाद सोनार रिटर्निंग साउंड वेव, कि जब साउंड वेव रिटर्न होती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ सबमरीन है या फिश है या कोई भी चीज़ है, इसके बारे में जैसे भी चेंज होती, तो अब हम इसको देख सकते हैं कि आया कि ये किस तरह अफेक्ट कर रही है और क्यों कर रही है। अब हम इसको ट्राई करेंगे, हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि आया कि ये होता क्या है। तो आप प्लीज इसको गौर से देखिएगा कि ये सोनार जो है वो काम कैसे करता है पानी के अंदर या समुंदर की तह के अंदर, ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखे कि एक्चुअली जो भी बॉडी है उसकी साउंड वेव जो जनरेट कर रही है और ये आगे जा रही है, तो आपने देखा कि सोनार क्या है, साउंड। यहाँ पे आप देखिए कि एक्चुअली ये है क्या, यहाँ पे ये है, हमने एस ओ जैसे पहले लिया, एन लिया और ए लिया और रेंज, और इससे हमें क्या बना दिया, सोनार हमने बना दिया SONNAR। तो ये हमारे पास सोनार बन गया। ये हमने वर्ड्स ले लिए, SO यहाँ हमने ले लिया, फिर N, फिर A, फिर R। तो यहाँ पे आपने देखें कि हमने सोनार को जो है वो डिज़ाइन किया इस अंदाज से। अब हम देखें कि ये काम कैसे कर रहा है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे अंदर कोई जो सबमरीन है या फिर से जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मौजूद है। और अब इसकी आपको पता है कि दो टाइप हैं इसकी, एक एक्टिव है और दूसरी पैसिव है। तो ये देखें यहाँ पे एक शिप जा रहा है और इस शिप के अंदर आपने नीचे फिश भी देखा होगा, और यहाँ पे शिप वाले ये मालूम करना चाहते हैं कि नीचे क्या कोई, यहाँ पे आप देखें कि ये कोई सबमरीन है या कोई फिश है या क्या चीज़ है। ये यहाँ से सोनार की मदद से ये मालूम कर सकते हैं कि पानी के अंदर क्या है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये एक मीटर लगा हुआ है और ये मीटर आपको बता देता है कि ये वेव जो है वो कितना टाइम लगा और उस पर कितना फल लगा। तो आपने देखा कि इसको आप गौर से देखते हुए देखिए कि कितना टाइम लगा और ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्चुअली जो है ये वेव जो है किस तरह इंसानी जिस्म पे ये जो अफेक्ट कर रही हैं, इंसानी सोनार जो है वो इंसानी बॉडी पे किस तरह अफेक्ट कर रही हैं। और फिर कोई बीट जिसे कहते हैं चमगादड़ कहते हैं, चमगादड़ के अंदर भी सोनार का अफेक्ट मौजूद है। तो वो क्या करता है, वो अपने सामने आइडेंटिफाई कर लेता है। ये देखिए कि आइडेंटिफाई कर लेता है कि आया कि उसके सामने कौन सी चीज़ है, क्या जो उड़ रहा है, तो आज के सामने कोई दीवार आ रही है या कोई ऑब्स्टिकल आ रही है या कोई और चीज़ आ रही है। तो यहाँ से वो जो है चमगादड़ जो है
एज ए बीट कहते हैं, ये मालूम कर लेता है कि आया कि जो वो इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह आप देखें कि ये ऊपर एक बोट जो है वो आ रही है और ज़मीन के नीचे यहाँ पे ये जो यहाँ से ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और क्या होगा कि यहाँ से ये सोनार की मदद से ये मालूम कर लेंगे कि आया कि वो कौन सी बॉडी है, क्या ये शिप को ये नुकसान तो नहीं कर सकती, क्या अंदर से कोई तबाही तो नहीं हो सकती, क्या इस पे अच्छा। और इसका अभी लीगल 1200 न्यूटिकल माइल तक कोई भी चीज़ है तो वो लीगल है, उसको आप लीगल कहेंगे। और अगर जो है 1200 न्यूटन मीटर डाउनवर्ड है तो वो अनलीगल है, क्योंकि बहुत से ऐसे जानवर रहते हैं जो ज़मीन के नीचे जो रह रहे हैं, ज़मीन के नीचे मौजूद हैं, और उनको ताकि आप कोई हिट ना कर सके। तो आपने देखा कि ये जो इफेक्ट है ये कैसे हो रहा है, और आपने देखा कि अल्ट्रासाउंड जो है, वेव जो है वो कैसे काम करती है और क्या इसके फंक्शन है और किस तरह ये जो काम कर रही है। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।